जय हिंद मेरे दोस्तों, मैं कुमार सिद्धू एक बार फिर से सिद्धार्थ जी टीचिंग सेंटर में भरपूर स्वागत करता हूं। मेरे दोस्तों, आज का वीडियो जो रहेगा जो हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में वीडियो रहेगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आज का सेगमेंट। और जो जितना भी इससे क्वेश्चन हो सके उतना क्वेश्चन मैं आज इसमें करूँगा, और जितना विस्तार में हो सके उतना विस्तार से आज इस वीडियो को मैं बनाऊँगा। और इससे एक भी क्वेश्चन, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी करते हैं तो इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। एसएससी के करते हैं तो, रेलवे के करते हो तो, बीपीएससी के करते हो तो, यहाँ तक यूपीएससी के भी आप तैयारी करते हैं तो इसमें आप देख लीजिएगा एक भी क्वेश्चन इससे आउट नहीं होगा। तो मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ आगे की ओर। ये युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था इसके बारे में देखता हूँ। राजा मान सिंह और महाराणा प्रताप के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। मान सिंह कौन थे? तो अकबर के सेनापति कौन थे? तो मान सिंह थे। जबकि राजस्थान का जो राजा थे, जो राजस्थान के रियासत थे, उसका राजा कौन था? तो महाराणा प्रताप के पिता थे और उसी का वंशज वहाँ पे राज्य किया करते थे। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में ये हुआ था। इसके बारे में पूर्ण रूप से मैं डिटेल में देखता हूँ। इसका पृष्ठभूमि क्या क्या हुआ था, पृष्ठभूमि से थोड़ा सा चलता हूँ। पानीपत का युद्ध हुई थी 1526 ईस्वी में। 1526 में पानीपत की युद्ध हुई थी, जिसमें बाबर इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ी गई थी। दिल्ली सल्तनत काल का अंत तथा मुगल वंश का स्थापना इसी के दौरान हुआ था। और महाराणा प्रताप जो महाराणा सांगा ने इस युद्ध में बाबर के साथ दिया था। यहीं पे इन्होंने गलती कर बैठे थे, जो इनको साथ नहीं देना चाहिए था। इन्होंने सोचे थे जब बाबर आया है तो जीत के चला जाएगा या युद्ध लड़के ये चला जाएगा, लेकिन बाबर ने यहाँ पे लालच जमा लिया, क्योंकि सोचा कि इतना बड़ा बढ़िया, इतनी सी बढ़िया देश में हम यहीं पे रहना प्रारंभ कर देते हैं। और वहीं से, क्योंकि बाबर खुद ही वहाँ से भाग के आया हुआ करता था और यहाँ पे ही ये अपना जीवन यापन करने लगा और शासन भी चलाने लगा। इससे आगे आप चलता हूँ अपना युद्ध के बारे में, कैसे लड़ाई होता है युद्ध में ये देखता हूँ। राजपूत महाराणा सांगा के ने बाबर का साथ इसलिए दिया क्योंकि उन्होंने लगता था कि युद्ध के बाद बाबर जो थी जो वापस लौट जाएगी। लेकिन दिल्ली को गद्दी पर राजपूतों का शासन हो गया था। कहाँ पे? दिल्ली पर जो राजपूतों का शासन हो चुका था, किंतु बाबर ने ऐसा नहीं किया। आगे चलकर साम्राज्य विस्तार की नीति को राजपूतों के विरुद्ध ही संघर्ष प्रारंभ कर दिया था। किसने? बाबर ने। सबसे पहले युद्ध में ही बाबर ने ही तोप गोला को इस्तेमाल किया था। महाराणा और उदय सिंह के बीच की बात करते हैं। महाराणा उदय सिंह कौन थे? महाराणा सांगा का पुत्र उदय सिंह। 3 बीवियों से एक पुत्र का जन्म हुआ था, मतलब तीनों बीवी से एक पुत्र था। उसका नाम था महाराणा प्रताप, एक का नाम था, एक का नाम था शक्ति सिंह और एक का नाम था जगमल सिंह। ये सबसे छोटे हुए करते थे। महाराणा प्रताप जो थे, जो उसका पिता जो थे उदय सिंह, और माता क्या था? तो रानी जयवंताई बाई थे। जनवंताई जो थे, जो माता हुए महाराणा प्रताप के और पिता उदय सिंह हुए। महाराणा प्रताप सिंह मेवाड़ के एक प्रमुख शासक उदय सिंह के पुत्र थे। मेवाड़ इस समय में एक बड़ी एवं शक्तिशाली रियासत थी जो शक्तिशाली रियासत जो बोलते हैं, जो रियासत मतलब एक राज्य था, शक्तिशाली राज्य था। उदय सिंह ने अपने मृत्यु से पहले अपने तीनों पुत्रों को मतलब अलग अलग अधिकार दे दिए थे। उसमें से महाराणा प्रताप तथा जगमल सिंह में छोटे पुत्र जगमल सिंह कौन थे? जगमल सिंह को मेवाड़ का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। मेवाड़ का उत्तराधिकार घोषित कर दिया था। और महाराणा प्रताप शक्ति सिंह और जगमल सिंह तीनों से सगे भाई थे, किंतु इस तीनों की माताएं अलग अलग थे, क्योंकि ये शादी तीनों ने 3 शादी किए थे। तीनों से एक पुत्र था जिसका नाम था जगमल सिंह, शक्ति सिंह और महाराणा प्रताप। हल्दी घाटी का युद्ध 21 जून कब हुई थी? 21 जून 1756 को हुई थी। इसके बीच में महाराणा प्रताप और अकबर के सेनापति मान सिंह के बीच में ये युद्ध को लड़ा गया था। युद्ध का कारण था जो अकबर की साम्राज्य विस्तार की नीति। अकबर को साम्राज्य विस्तार करने का एक नीति उसको शुरू से चला आया करता था। यहाँ हल्दी घाटी जो हुई थी, जो कहाँ पे पड़ता है हल्दी घाटी? तो राजस्थान में अरावली पर्वत के क्षेत्र में ये पड़ता है।
परिणाम क्या था? अनिर्णायक युद्ध था। इसका निर्णायक कोई युद्ध नहीं हुआ, नहीं इसका ये पराजित किया ना उसका वो पराजित किया, किसी ने जीता नहीं। लास्ट में महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई थी। आगे चलता हूँ। हल्दी घाटी जो राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित है, और हल्दी घाटी अरावली पर्वत में, जिसे कि खमनोर एवं बलीचा गांव के मध्य एक पहाड़ी, जिसे कि पहाड़ी यानी कि दर्रा में स्थित है। दर्रा किसे कहते हैं? तो दो पहाड़ों के बीच के रास्ता को ही दर्रा कहा जाता था। इसका नाम हल्दी घाटी इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ के मिट्टियाँ हल्दी जैसा पीली होती थी। मैप में देखता हूँ जो कहाँ पे क्या पड़ता है। जयपुर जो पड़ता है, जो राजस्थान में पड़ता है। जयपुर कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ रहा है। उसके बाद में हल्दी घाटी जो पड़ता है, जो राजस्थान के यहाँ पे ही राजस्थान में पड़ता है। उसके बाद में बीजापुर है। बीजापुर इस यहाँ पे बीजापुर पड़ रहा है। इस मैप को आप माइंड में हमेशा रखिएगा। श्रवणबेलगोला, श्रवणबेलगोला कहाँ पे पड़ रहा है मेरे भाई? तो श्रवणबेलगोला यहाँ पे पड़ता है। ये भारत के मानचित्र है। उसके बाद में देखते हैं महाबलीपुरम, महाबलीपुरम यहाँ पे पड़ रही है। उसके बाद में कोलकाता इस साइड में पड़ रहा है। कोलकाता इस साइड में पड़ रहा है। तो यहाँ आप देखिएगा जो मैप के थ्रू। उसके बाद में देखिए यहाँ की मिट्टी जो थी, जो यह हल्दी की तरह एकदम पीली मिट्टी थी। कितना था? हल्दी की तरह ये पीली मिट्टी थी। इसका पृष्ठभूमि देखता हूँ। पृष्ठभूमि क्या है? पृष्ठभूमि में दरअसल अकबर ने अपने शासनकाल में मुगल साम्राज्य में विस्तार नीति अपनाई थी। विस्तार नीति जो अपनाई थी अकबर ने ही। मुगल साम्राज्य में सबसे अगर माना जाए तो अकबर को ही माना जाता था साम्राज्य विस्तार करने में। इसे हेतु अकबर ने कूटनीति और युद्ध नीति दोनों प्रकार का रणनीति युद्ध लड़ता था। युद्ध जो था, जो लड़ने में बहुत ही माहिर था। ये कूटनीति भी जानते थे और युद्ध का नीति भी जानता था, जो कहाँ पे युद्ध को पलटना है और किस नीति को अपनाना है। कूटनीति के अंतर्गत अकबर ने भारत, विशेषकर राजस्थान के राजपूत शासकों को बड़ी जगीरें देकर अथवा वैवाहिक संबंधित स्थापित कर मुगल साम्राज्य के अंतर्गत समाविष्ट कर लिया था। सिंपल सी कहने का मतलब यह है, जो बहुत सारे जागीरदारी यानी कि पैसे कौड़ी देकर के, लालच देकर के वहाँ पे शासन प्रारंभ किया। उसके साथ में राजस्थान में ही उन्होंने शादी करना प्रारंभ कर दिया। शादी विवाह पहले 2-3 करना मतलब नॉर्मल माना जाता था। उसी का परिणाम आज तक भुगत रहा है, जो भारत जनसंख्या में इतना आगे चल बसा है। किंतु इस समय राजस्थान में मेवाड़ एक ऐसी बड़ी रियासत थी जिसने अकबर का अधीनता स्वीकार नहीं कर पाया था। अकबर की जो स्वाधीनता थी, जो अधीनता थी, ये वो स्वीकार नहीं किया था। किसने? तो मेवाड़ ने। मेवाड़ का प्रमुख केंद्र चित्तौड़ था और महाराणा प्रताप यहीं के शासक थे। मावौर में ही चित्तौड़ पड़ता था और चित्तौड़ का जो शासक थे, जो महाराणा प्रताप हुआ करते थे। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि उदय सिंह के काल में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर उसके एक हिस्से पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था और उदय सिंह चित्तौड़ से आकर वर्तमान के उदयपुर में रहने लगे थे। जो उदय सिंह के नाम पर ही उदयपुर पड़ा है, जो ये राजस्थान में है निहित। उदयपुर में ही महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। उदयपुर में ही महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। देखिए मुगल एम्पायर यहाँ थे। मुगल एम्पायर जो थे यहाँ पे थे। उसके बाद में यहाँ राजस्थान में आकर के अपना शासन चलाना चाहते थे अकबर ने। इस युद्ध का मुगल एम्पायर के नाम से जाना जाता है। इंडिपेंडेंट मेवाड़ के युद्ध के नाम से भी इसे जाना जाता है। 1605 से लेकर के 1706 के बीच का युद्ध है। मेवाड़ की अंतिम राजनीतिक कलह क्या हुई थी मेरे भाई? इसका कलह के कारण यही था कि जगमल सिंह जो था, जो मूलतः एक क्रूर आयोग एवं भोग विलास प्रवृत्ति के एक शासक थे। भोग विलास प्रवृत्ति का मतलब होता है जो ये सिंपल सी ये पूजा पाठ करने में ये मतलब विलीन थे और ये योग्य शासक नहीं थे। इसी कारण मेवाड़ के सामंतों ने
स्थानीय जनता के समर्थन से महाराणा प्रताप का चित्तौड़ का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। चित्तौड़ का उत्तराधिकार घोषित कर दिया था किसने? तो मेवाड़ के लोगों ने या जनताओं ने। किसका? महाराणा प्रताप का। इस समय महाराणा प्रताप उदयपुर में थे और वहीं से अपना शासन संचालित करते थे। वहीं दूसरी तरफ जगमल ने अपने शासन को महाराणा प्रताप से बचाने के लिए अकबर की शरण लेना उचित समझा तथा अब अकबर से मिल गई, अर्थात जगमल सिंह ने एक प्रकार का मुगल शासक की अधीनता स्वीकार कर लिया था। ये यहाँ पे क्वेश्चन आता था, इनमें से कौन सा मुगल शासक की स्वाधीनता या अधीनता स्वीकार किया था? तो जगमल सिंह रहता है, ऑप्शन नंबर सी पर रहता है जगमल सिंह। तो जगमल सिंह ने ही स्वाधीनता स्वीकार किया था। आगे चलता हूँ, आगे क्या है? अकबर और चित्तौड़ का बीच का युद्ध हुई थी। चित्तौड़ में क्या चीज हुई थी? अकबर और चित्तौड़ के बीच में अकबर भी समझता था कि चित्तौड़ पर पूरी तरह नियंत्रण पाने के लिए अकबर को अपने पक्ष में करना आवश्यक है, क्योंकि अकबर जानता था कि वास्तविक रूप से अब महाराणा प्रताप की चित्तौड़ का शासक सौंपा गया है और वहाँ का शासक, चित्तौड़ का शासक कौन है? तो ये महाराणा प्रताप ही है। इसी क्रम में अकबर ने महाराणा प्रताप से वार्ता करने तथा मुगल अधीनता को स्वीकार करने के परिप्रेक्ष्य में कई शिष्टमंडल को महाराणा प्रताप से के पास भेजा था, लेकिन उसे वह स्वीकार नहीं किए थे। बोलते थे कि हमको अधीनता को तुम स्वीकार करो, लेकिन इस अधीनता को स्वीकार नहीं किया था महाराणा प्रताप ने। इसके बीच में युद्ध भी होता है, 5-6 घंटा के लगातार युद्ध होता है, इसके बारे में भी पढ़ते हैं। किंतु महाराणा प्रताप ने प्रत्येक बार अकबर यानी मुगल साम्राज्य जो थे कि अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया, किंतु परिस्थितियां में युद्ध अनिर्णायक हो गया था। युद्ध को लड़ा गया था, लेकिन उसका निर्णय कोई नहीं निकला था। इसके अलावा दक्षिण भारत की ओर साम्राज्य विस्तार करने की अकबर की महत्वाकांक्षा ने भी युद्ध को अनिर्णय कर दिया था, क्योंकि ये अकबर जो थे जो इसको दक्षिण की ओर विस्तार करना चाहते थे, लेकिन जब उत्तर में विस्तार ही नहीं करेंगे तो दक्षिण में कैसे विस्तार करेंगे? तो सबसे पहले उत्तर को इनको विस्तार करना जरूरी था, उत्तर को जीतना जरूरी था। लेकिन महाराणा प्रताप तो महाराणा प्रताप थे, इन्हें तो अधीनता को स्वीकार ही नहीं कर रहे थे, क्योंकि वह दक्षिण भारत की ओर कूच करने से पहले उत्तर भारत की पूरी तरह से मुगल साम्राज्य के अंतर्गत शामिल करना चाहते थे। किसने? तो अकबर ने। हल्दी घाटी जो मुगल सेना बनाम राजपूत सेना के बीच में लड़ा गया था। 21 जून को युद्ध हुई थी, जो 1576 को दोनों सेनाओं के बीच हल्दी घाटी में युद्ध प्रारंभ हो जाता है और ये लगभग युद्ध 5 से 6 घंटा तक होती है। ये सबसे छोटा युद्ध लड़ा गया था। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर ने स्वयं भाग नहीं लिया, बल्कि अपने अकबर की सेनापति कौन था? तो सेनापति जो थे, जो मान सिंह थे, द्वारा युद्ध को लड़ा गया था। उल्लेखनीय यह भी है कि युद्ध में अकबर ने आफस खान नामक एक अन्य अस्थायी सेनापति भी नियुक्त किया था। इसका एक यहाँ से भी इसका युद्ध लड़ने का एक तरीका अलग था। अकबर के युद्ध लड़ने का तरीका बिल्कुल अलग था। उसके बाद में था, क्योंकि मुगल सेना में भय था कि राजपूत होने का कारण मान सिंह महाराणा प्रताप के साथ न मिल जाए। ये भी उसको डर था। किसका डर था मेरे भाई? तो ये अकबर का ये डर था। मुगल सेना में बदायूनी नामक व्यक्ति ने बाद में हल्दी घाटी के युद्ध की सजीव वर्णन किया था। पूर्ण रूप से वर्णन हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में बताने वाला कोई व्यक्ति था। तो कौन था ऐसा व्यक्ति? तो उसे बदायूनी नामक व्यक्ति के नाम से जाना जाता था। आगे चलता हूँ। आगे की रणनीति क्या रहा महाराणा प्रताप और अकबर के बीच का? वहीं राजपूत सेना की ओर से स्वयं महाराणा प्रताप सेनापति और झालामान और झालावीदा हाकिम खान सूरी तथा भीलों से लगभग 400 योद्धा भी शामिल हुए थे। इनको पास में योद्धा बहुत ही कम थे, जबकि मुगलों के पास में योद्धा बहुत ज़्यादा थे। 1:4 के अनुपात में योद्धा थे। 1 अनुपात मतलब 1 योद्धा इनको थे तो उसको 4 गुना योद्धा थे। उल्लेखनीय यह भी है कि इस युद्ध में अफगानों ने
हाकिम खां सूरी और महाराणा प्रताप का साथ दिया, क्योंकि दिल्ली सल्तनत काल में ही अंतिम शासक इब्राहिम लोदी, जो कि स्वयं एक अफगान थे, और मुगल शासक बाबर ने युद्ध में पराजित किया था। बाबर ने किसका पराजित कर दिया था? तो मुगल लोदी को, इब्राहिम लोदी को ये पराजित कर दिया था। आगे क्या है? हल्दी घाटी के युद्ध में राजपूत और मुगल सेना का अनुपात लगभग 1:4 का था। मुगल का सेना और राजपूत के सेना के तुलना में लगभग 4 गुना अधिक थे। तो ये यहाँ पे राजपूत के सेना के तुलना में 4 गुना अधिक किसका सेना था मेरे भाई? तो मुगल का सेना था। इसीलिए बोले थे 1:4 के अनुपात में 1:4 के सेना के बीच में ये युद्ध लड़ी गई थी। हालांकि सैनिक की संख्या के बारे में कोई सटीक एवं एकलन जो जानकारी प्राप्त नहीं हो पा रहा है। प्रारंभ में राजपूत सेना स्वयं में कम होने के बावजूद भी मुगल सेना पर भारी पड़ा था। जो शुरू में मुगल सेना पर यह भारी पड़ा था, क्योंकि मुगल सेना मैदानी भाग की तरफ से युद्ध कर रही थी, जबकि राजपूत सेना हल्दी के पर्वतीय क्षेत्र में आक्रमण कर रही थी। युद्ध प्रारंभ होने के कुछ ही समय बाद मानसिंह को आभास हो गया था कि इस प्रकार का युद्ध में महाराणा प्रताप का सेना जितना कठिन है, महाराणा प्रताप का सेना को जितना कठिन है, क्योंकि जान गया था कि इसको पास में सेना भी बहुत ही कम है। अंततः मानसिंह ने अपनी सेना को पीछे हटाने या प्रारंभ कर दिया था, ताकि राजपूत सेना मैदान से भाग चले या मैदानी भाग से आकर युद्ध कर सके। इसका कहने का तात्पर्य एक ही था, जो युद्ध पाछे हटा रहा था, जो इन्होंने उत्तेजित तरह से युद्ध लड़ रहा था। तो इन्होंने एक तरीका अपनाई, मान सिंह ने एक तरीका अपनाया जो अपना सेना को पाछे की ओर हटने के लिए बोला, क्योंकि मैदानी भाग से ये हट सके। मानसिंह की एक योजना सफल रही और राजपूत सेना उत्साह के साथ परिवर्तनीय क्षेत्र में से बाहर आकर युद्ध करने लगे। राजपूत सेना की वीरता को देखकर मुगल सेना अपनी विजय को लेकर के आशंकित हो चुके थे। लेकिन इसी दौरान मुगल सेना में मितर खान नामक एक व्यक्ति ने अफवाह फैला दिया था कि विशाल सेना के साथ अकबर स्वयं इस युद्ध में भाग लेने आ रहे हैं। इससे मुगल सेना में उत्साह का संचार हो चुका था। मुगल सेना का क्या है, उत्साह हो चुकी थी। दूसरी तरफ ये भी था, जो महाराणा प्रताप इस बात से भली भांति परिचित थे कि मुगलों की विशाल सेना के सामने अधिक समय तक युद्ध करना राजपूत सेना के लिए नकारात्मक परिणाम भी हो सकता था। अंततः महाराणा प्रताप ने मुगल सेना के सेनापति मानसिंह को, जो कि मुगल सेना के केंद्र में थे, को मारने की योजना बनाई। ये योजना सफल रहा, लेकिन ये अपना वीरता से निकल पड़े थे। महाराणा प्रताप अपने चेतक घोड़े पर सवार होकर के मुगल सेना के चक्रव्यूह को तोड़ते हुए हाथी पर सवार मानसिंह पर अपना एक हमला बोलते हैं और आक्रमण कर दिया, किंतु मानसिंह इस हमले से बच जाते हैं। इसी दौरान मुगल सेना ने महाराणा प्रताप की घेराबंदी कर ली है, और घेराबंदी करने के बाद में वहाँ से ये भागने का प्रारंभ करते हैं। इस समय राजपूत सेनापति झालामान ने महाराणा प्रताप की युद्ध भूमि से दूर जाने का अनुरोध किया, ताकि भविष्य में भी मुगलों के विरुद्ध इस संघर्ष को निरंतर रखा जा सकता है। लेकिन झालामान ने अपना प्राण वहीं पे त्याग दिया था वीरतापूर्वक। देखिए यहाँ पे आक्रमण कर दिया था, इस चित्र में आप देखिएगा। अंततः महाराणा प्रताप ने अनुरोध स्वीकार करते हुए अपने मुकुट झालामान को अपना मुकुट सौंप दिया, ताकि मुगल सेना से भ्रम में डाला जा सके। यह नीति सफल रही और महाराणा प्रताप यद्यपि भूमि से दूर चले गए और झालामान ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। ऐसा सेनापति होनी चाहिए मेरे भाई। मुगल सेना द्वारा महाराणा प्रताप का छीना गया, किंतु चेतक द्वारा लगभग 20 फीट से अधिक नाले को पार करने का कारण महाराणा प्रताप
सुरक्षित युद्ध भूमि से बाहर जंगल क्षेत्र में चला जाता है। ये सुरक्षित रहता है और 20 फीट तक लगी चेतक नाम था इनका, घोड़ा का नाम था, और इन्होंने 20 फीट तक छलांग लगाई और इसी दौरान इनका मृत्यु हो गया था। किसका? चेतक कौन था? तो इसका घोड़ा था। चेतक के बारे में ये लिखा जाता है, ये वीरता के बारे में, चेतक की वीरता की ये कहानी है। अब महाराणा प्रताप के पास न तो सेना थी और न ही पर्याप्त मात्रा में धन थी और मुगल के विरुद्ध संघर्ष को निरंतर रख सके। इसी समय भामाशाह नामक एक धनी राजपूत ने अपनी सारी संपत्ति महाराणा प्रताप को भेंट कर दी थी और राजपूताना प्रतिष्ठा को संघर्ष से निरंतर रहने की अनुरोध भी किए थे इन्होंने और सारा संपत्ति दान दे दिया था। इतिहासकारों का यह भी मत है कि दानवीर कर्ण के बाद अगर भामाशाह दानवीर का श्रेणी दूसरे स्थान पे आते हैं। उल्लेखनीय यह भी है कि इस समय महाराणा प्रताप ने शपथ ले ली थी कि जब तक वह मेवाड़ को पूरी तरह से मुगल से स्वतंत्रता नहीं करवा लेते हैं तब तक वे स्वयं निवास नहीं करेंगे और न ही शाही जमीन जिसे कि शाही पूरे जीवन जो हुए थे जो व्यतीत करने के लिए वो मतलब अपना एक पूरा जीवन जो थे जो नॉर्मल जीना चाहते थे कि जब तक मैं मुगलों से अपना सत्ता छीन न लूँ। वर्तमान में भी राजस्थान में महाराणा प्रताप के वंशज इसी प्रकार से घूमकर जीवन व्यतीत करते थे, अभी भी कर रहे हैं। अंततः 9 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई, किंतु अपनी मृत्यु से पहले महाराणा प्रताप ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष को निरंतर जारी रखा। महाराणा प्रताप का नाम इतिहास में इसीलिए विशेष रूप से है क्योंकि इसका पूरा विपरीत परिस्थितियाँ के बावजूद भी इन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं किया था। अपनी स्वतंत्रता के लिए निरंतर संघर्ष करते रहते थे। किसने? तो महाराणा प्रताप ने। हल्दी घाटी का युद्ध का और निर्णायक कहानी कितना उचित है। वस्तुतः यह युद्ध अकबर की ओर से महाराणा प्रताप को समाप्त करने का उद्देश्य से लड़ा गया था तथा युद्ध की पहल भी यह भी है कि मुगल सेना की ओर से की गई थी। ये युद्ध की पहल जो थी जो मुगल सेना की ओर से की गई थी और किंतु मुगल सेना अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाई। इसलिए इस युद्ध को इतिहास द्वारा बिना किसी परिणाम वाले करार दिया गया क्योंकि महाराणा प्रताप अभी भी जीवित थे और मुगल सेना से पराजित नहीं हो पाए थे। असफलता के कारण क्या है? असफलता के कारण महाराणा प्रताप की असफलता के कारण इसका जो महाराणा प्रताप की असफलता थे जो इनका छोटी सी सेना थी, उसके बाद में सेना की संख्या कम थी, उसके बाद सशस्त्रों की कमी थी, उसके बाद तत्कालीन राजपूत शासकों द्वारा मदद नहीं मिली थी क्योंकि इनको पास में कोई पैसा नहीं था उतना। उसके बाद में मुगलों सेना की असफलता का कारण क्या था? तो राजपूत सेना का उदय जो हुई थी जो कौशल एवं वीरता से हुई थी। महाराणा प्रताप का व्यक्तित्व बहुत ही लाजवाब थे। उसके बाद में अरावली की पर्वतीय परिस्थितियां भी अच्छे थे। महाराणा प्रताप के बारे में यहाँ पे महाराणा प्रताप की जन्म जो हुई थी जो 9 मई 1540 ईस्वी को हुई थी। कुंभलगढ़ किले में इसका जन्म हुआ था, इन्हीं को बारे में दिया गया है, ये आप देख लीजिएगा। तो लगभग ये वीडियो जो है जो लगभग 25 मिनट का ये वीडियो है, आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा और इस तरह का वीडियो अगर और चाहिए तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही है, तब तक के लिए जय हिंद।